टॉपिक चल रहा है, टॉपिक जो चल रहा है वो चल रहा है हमारा मुग़ल साम्राज्य, ठीक है। मुग़ल साम्राज्य मैंने आपको शाहजहाँ तक करा दिया है, ठीक है। उससे पहले भी मैंने आपको सारा करा दिया है इसमें, ठीक है। ये क्लास भी इससे पहले नहीं देखी है तो वो क्लास भी देख लीजिए। बाबर से लेके मैंने आपका शाहजहाँ तक करा दिया है, उसके आगे भी करा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये सारा आपका टॉपिक जो है सभी एग्जाम्स में आने वाले टॉपिक हैं, ठीक है। तो चलिए शाहजहाँ के बाद जो उत्तराधिकार युद्ध हुए उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। उससे पहले क्लास जरूर देख लीजिए। अगर आपने क्लास नहीं देखी इससे पहले की तो नीचे डिस्कशन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से इससे पहले की क्लास आप ज़रूर देख लें। शाहजहाँ की मृत्यु के बाद उसके बाद इसमें उत्तराधिकार युद्ध हुए, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं उत्तराधिकार युद्धों की। उत्तराधिकार युद्ध, उत्तराधिकार के युद्ध और तिथि किसके बीच हुए और कौन इसमें विजयी रहा, ठीक है। उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। युद्ध तिथि और यहाँ पर डाल लेते हैं मध्य, यानी कि किसके बीच हुआ और विजयी इसमें कौन रहा, ठीक है। देखिए पहला युद्ध आता है बहादुरपुर का युद्ध, ठीक है। बहादुरपुर का युद्ध, बहादुरपुर का युद्ध, ये जो युद्ध हुआ था, अगर बात करूं बहादुरपुर के युद्ध की, बहादुरपुर का युद्ध हुआ था आपका 24 फरवरी 1658 में, ठीक है। 24 फरवरी 1658 में किसके बीच हुआ, तो ये शाह शुजा और शाही सेना के बीच हुआ था, ठीक है। शाह शुजा और शाही सेना के बीच, और शाही सेना के बीच, ठीक है। इसमें जो विजयी रहा वो रहा शाही सेना, ठीक है। तो विजयी कौन रही इसमें, शाही सेना, ठीक है। ये इसमें विजयी रही। उसके बाद हुआ धर्मत का युद्ध, उसके बाद धर्मत का युद्ध, धर्मत का युद्ध हुआ था आपका 15 अप्रैल 1658 को, ठीक है। 15 अप्रैल 1658 को ये हुआ था औरंगजेब और मुराद बख्श की संयुक्त सेना, यानी कि औरंगजेब और मुराद बख्श की संयुक्त सेना, और जसवंत सिंह, ये हो गए जसवंत सिंह और कासिम खां की शाही सेना के साथ, ठीक है। और कासिम खां की शाही सेना के साथ, कासिम खां की शाही सेना के साथ, ठीक है। इसमें जो विजयी रहा वो रहा औरंगजेब, ठीक है। विजयी कौन रहा इसमें आपका, औरंगजेब इसमें विजयी रहा, ठीक है। औरंगजेब इसमें विजयी रहा। उसके बाद इसमें आता है सामूगढ़ का युद्ध, ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपका, सामूगढ़ का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, ठीक है। सामूगढ़ का युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 29 मई 1650 को, ठीक है। 29 मई 1650 में, ठीक है। ये जो हुआ था सामूगढ़ का युद्ध औरंगजेब और मुराद बख्श की संयुक्त सेना और दारा सिकों के बीच हुआ था, ठीक है। ये हुआ था आपका औरंगजेब मुराद बख्श की संयुक्त सेना, यानी कि मुराद बख्श
और दारा शिकोह, ठीक है, दारा शिकोह। इसमें जो विजयी रहा वो भी, इसमें भी औरंगजेब ही रहा, ठीक है, इसमें भी आपका औरंगजेब विजयी रहा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका खजवा का युद्ध। उसके बाद क्या आता है आपका खजवा का युद्ध। देखिए खजवा का जो युद्ध हुआ था 5 जनवरी 1659 को, ठीक है, 5 जनवरी 1659 को। तो 5 जनवरी 1659 को हुआ था औरंगजेब और शाहू शुजा के बीच, ठीक है, औरंगजेब और शाहू शुजा के बीच, औरंगजेब शाहू शुजा के बीच। तो इसमें जो विजयी रहा औरंगजेब रहा, ठीक है, इसमें भी आपका कौन रहा विजयी, औरंगजेब। उसके बाद युद्ध हुआ देवराय का युद्ध, ठीक है, देवराय का युद्ध। तो देवराय का युद्ध हुआ था आपका 12 से 14 अप्रैल, ठीक है, 12 से 14 अप्रैल 1659 में, ठीक है। इसमें ये हुआ था आपका दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच, ठीक है, दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच। इसमें जो विजयी रहा वो भी आपका औरंगजेब ही रहा, ठीक है, औरंगजेब ही इसमें आपका विजयी रहा, ठीक है। तो उसके बाद शासन आता है इसमें औरंगजेब का, ठीक है, तो इसमें औरंगजेब का शासन रहा। अब इसमें बात कर लेते हैं औरंगजेब के बारे में, ठीक है। देखिए जितने भी पॉइंट हैं सारे नोट करते चलें, यही पॉइंट टू पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जितने पॉइंट मैं करा रहा हूँ उसको आप नोट करते चलें। चलिए बात करते हैं औरंगजेब की। औरंगजेब, देखिए औरंगजेब का शासनकाल 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक रहा, ठीक है, 1707 ईस्वी तक, ठीक है। कौन रहा, औरंगजेब। अब इसकी माता का नाम की अगर बात करूं या पिता के अगर नाम की बात की जाए, पिता कौन था और माता कौन थी। देखिए इसके पिता का नाम था शाहजहां, ठीक है, क्या नाम था, शाहजहां। और माता का नाम था मुमताज महल, ठीक है, माता का नाम मुमताज महल, ठीक है। अगर बात करूं पत्नी की, तो पत्नी का नाम था दिलरास बानो बेगम, ठीक है, दिलरास बानो बेगम, दिलरास बानो बेगम। इसे रबिया उद दौरानी भी कहते थे, ठीक है, रबिया उद दौरानी, रबिया उद दौरानी, ठीक है। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। उसके बाद अगर बात करूं इसके पुत्र की, तो पुत्र कौन थे इसके, ठीक है, पुत्र था मुअज्जम, एक था मुअज्जम, मुअज्जम था। दूसरा था मोहम्मद आजम, कौन था, मोहम्मद आजम, मोहम्मद आजम। तीसरा था कामबख्श, ठीक है, तीसरा कौन था, कामबख्श। तो इसके 3 पुत्र, देखिए मुअज्जम जो था इसका नाम बहादुर शाह प्रथम था, ठीक है, बहादुर शाह प्रथम, तो इसे बहादुर शाह प्रथम भी कहते थे, ठीक है। औरंगजेब का जो राज्याभिषेक की अगर बात करूं, राज्याभिषेक कब हुआ था, ठीक है, राज्याभिषेक, तो जो राज्याभिषेक हुआ था इसे, वो हुआ था पहली बार 13 जुलाई 1658 को, ठीक है। तो जो हुआ था पहली बार, अगर पहली बार की बात करूं तो ये हुआ था 31 जुलाई 1658 को, ठीक है, 31 जुलाई 1658 को।
ठीक है, आगरा में। कहाँ हुआ था? आगरा। दूसरी बार हुआ था, दूसरी बार तो वो हुआ था आपका 15 जून 1659 को। ठीक है, 15 जून 1659 को ये हुआ था दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में। पहले आगरा में, दूसरी बार दिल्ली में। ठीक है, अब इसकी मृत्यु की बात करूं तो इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो मृत्यु हुई थी इसकी 1707 ईस्वी में। ठीक है, 1707 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, इसके मकबरे की अगर बात करूं, इसका मकबरा कहाँ है? औरंगजेब का मकबरा। तो मकबरा है इसका औरंगाबाद में। ठीक है, कहाँ पर है? औरंगाबाद में। औरंगाबाद में इसका मकबरा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद आता है मुगल शासन व्यवस्था। ठीक है, तो यह औरंगजेब तक हो गया। अब इसके बाद यहाँ से बात कर लेते हैं मुगल शासन व्यवस्था की। जो पूछ लेता है, देखिए जितने भी पॉइंट टू पॉइंट करा रहा हूँ सारे आपके लिए मोस्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ से 1707 तक, तो उसके बाद पढ़ेंगे बाद में उत्तर मुगल कालीन शासक। ठीक है, तो पहले मुगल शासक में पढ़ लेते हैं मुगल शासन व्यवस्था। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करूँ मुगल शासन व्यवस्था की, मुगल शासन व्यवस्था। देखिए मुगल शासन व्यवस्था की अगर बात की जाए तो यहाँ पे शासन व्यवस्था कैसी थी? देखिए साम्राज्य का जो होता था, यहाँ पर जो विभाजन होता था, पहले होता था साम्राज्य का विभाजन। ठीक है, एक होता था इसमें साम्राज्य का विभाजन। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं पहले साम्राज्य विभाजन की। साम्राज्य का विभाजन, साम्राज्य का विभाजन तो होता था, तो उसके बाद होता था प्रांत। ठीक है, उसके बाद क्या होता था? सूबा या प्रांत। ठीक है, इसे क्या बोलते थे? सूबा, सूबा या प्रांत। ठीक है, उसके बाद होता था सरकार। क्या होता था? सरकार। ठीक है, इसे जिला भी कहते थे। ठीक है, जिला। उसके बाद होता था इसमें परगना, परगना या महल। ठीक है, उसके बाद जो होता था वो होता था मौजा या दीहा ग्राम। ठीक है, मौजा, मौजा या दीहा या ग्राम। ठीक है, दीहा या ग्राम। ठीक है, ये होता था। ठीक है, अगर बात करूं साम्राज्य का विभाजन हो गया, अगर बात करूं इनके प्रमुख अधिकारी की। ठीक है, प्रमुख अधिकारी, अगर बात करूं प्रमुख अधिकारी की, तो प्रमुख अधिकारी क्या होते थे? देखिए प्रमुख अधिकारी जो इसका होता था वो होता था सूबेदार या नाजिम। सूबे का क्या होता था? सूबेदार या नाजिम। ठीक है, तो सूबेदार या नाजिम। प्रमुख अधिकारी जो सरकार का होता था या जिले का, वो होता था फौजदार। ठीक है, फौजदार होता था। परगाना या महल का जो अधिकारी होता था वो होता था सिकदार। ठीक है, सिकदार होता था। मौजा या देहा या ग्राम का जो अधिकारी होता था वो होता था खुद। ठीक है, खुद या मुकद्दम या चौधरी। ठीक है, मुकद्दम या चौधरी, मुकद्दम या चौधरी। ठीक है, तो ये इसकी विभाजन था। ठीक है, साम्राज्य का इस तरीके से विभाजन था। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन आता है आपका मनसदारी प्रथा। मनसदारी व्यवस्था जो अकबर द्वारा लागू करी गई थी उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जो आपका पूछता है मनसदारी प्रथा क्या थी, तो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं सारे आपको पॉइंट टू पॉइंट बता देता हूँ कि मनसदारी व्यवस्था से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, मनसदारी व्यवस्था क्या थी?
देखिए, मन सुधार व्यवस्था की अगर बात करूं तो ये अकबर द्वारा लागू करी गई थी। ठीक है, किसके द्वारा लागू करी गई थी? ये अकबर द्वारा लागू करी गई थी। ठीक है, किसके द्वारा लागू करी गई थी? अकबर द्वारा लागू। तो अकबर द्वारा लागू करी गई थी। मनसब जात एवं सवार में विभाजित थी। ठीक है, ये क्या थी? मनसब जात एवं सवार। ठीक है, मनसबदार और सवार में विभाजित थी। अब मनसबदारों की श्रेणियां क्या होती थी कि यहाँ पे बात करूँ, मनसबदारों की श्रेणियां, मनसबदारों की श्रेणियां। तो मनसबदारों की जो श्रेणियां होती थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या क्या होती थी कि श्रेणियां, जो इसमें श्रेणी होती थी वो होती थी आपकी, एक होती थी मनसबदार। ठीक है, श्रेणी क्या होती है इसमें? मनसबदार। मनसबदार। तो मनसबदार जो होती थी ये 10 से 500 जात तक के मनसब। ठीक है, 10 से 500 जात तक के मनसब। ठीक है, जात तक के मनसब। उसके बाद इसमें जो होती थी वो होती थी अमीर। ठीक है, क्या होती थी? अमीर। जो ये होती थी 500 से 2500, 500 से 2500 जात तक के मनसब। ठीक है, जात तक के मनसब। उसके बाद एक श्रेणी होती थी इसमें आपकी अमीर ए उम्दा। ठीक है, उसके बाद क्या होती थी? अमीर ए उम्दा। अमीर ए उम्दा। ये जो श्रेणी होती थी ये होती थी 2500 से अधिक जात के। ठीक है, 2500 से अधिक जात के, अधिक जात के मनसब। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है, ये एग्जाम्स में जो पूछता है, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे आप इनको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है मुगल काल में भूमि का विभाजन कैसे होता था। ठीक है, जो पूछता है आपका मुगल काल में भूमि का विभाजन। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन बनते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मुगल काल में भूमि का विभाजन। भूमि का विभाजन। तो मुगल काल में भूमि का विभाजन कैसे होता था? देखिए, इसमें जो विभाजन होता था, अगर इसकी बात करूं तो इसमें तीन, देखिए, एक होता था खालसा भूमि। ठीक है, क्या थी इसमें? एक थी खालसा भूमि। ठीक है, खालसा भूमि। एक थी इसमें जागीर। क्या थी? जागीर। और एक थी इसमें सरगुल। ठीक है, सरयुगुल, सरगुल, सरगुल, या इसे मदद ए मास भी कहते थे। ठीक है, इसे क्या कहते थे? मदद ए मास। मदद ए मास। ठीक है, अब देखिए, जो इसमें ये भूमि होती थी, जो खालसा भूमि होती थी वो सीधे बादशाह के नियंत्रण में। ठीक है, ये क्या होती थी? सीधे बादशाह के नियंत्रण में। ठीक है, सीधे बादशाह के नियंत्रण में। तो ये सीधे बादशाह के नियंत्रण में होती थी। जो जागीर होती थी वो सरदारों के वेतन के बदले दी जाने वाली भूमि। ठीक है, सरदारों को वेतन के बदले दी जाने वाली भूमि। ठीक है,
सरदारों को वेतन के बदले भूमि। ठीक है। उसके बाद इसमें आता था सयूरगल या मदद ए मास। ठीक है, ये होती थी विद्वानों व धार्मिक व्यक्तियों को अनुदान में दी जाने वाली भूमि। ठीक है, विद्वानों व धार्मिक व्यक्तियों को। ठीक है, धार्मिक व्यक्तियों को अनुदान में दी जाने वाली भूमि। ठीक है, तो 3 उसमें ये भूमि विभाजित थी। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आगे बात आती है जो मुगल काल में भू राजस्व वसूली थी वो किस प्रकार थी। ठीक है, तो जिस पे क्वेश्चन पूछता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मुगल काल में भू राजस्व वसूली प्रणाली कैसी थी। ठीक है, मुगल काल में भू राजस्व वसूली प्रणाली। तो ये कैसी थी, इसको भी आगे जान लेते हैं। देखिए, इसमें जो प्रणाली थी वो थी आपकी इसमें बटाई या गल्ला बख्शी प्रणाली। ठीक है, क्या क्या थी इसमें आपकी, बटाई या गल्ला बख्शी प्रणाली। ठीक है, एक तो थी आपकी बटाई या गल्ला बख्शी प्रणाली। ठीक है, दूसरी थी जब्ती प्रणाली। जब्ती प्रणाली। तीसरी थी दहशाला प्रणाली। चौथी थी नस्क या कानकूत प्रणाली। ठीक है, नस्क या कानकूत प्रणाली। ठीक है, तो ये प्रणाली थी उसमें जो आपकी प्रचलित थी। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है मुगल कालीन स्थापत्य कला। ठीक है, तो ये मुगल राजस्व प्रणाली हो गई। उसके बाद इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो पूछता है आपके मुगल कालीन प्रमुख स्थापत्य। ठीक है, मुगल कालीन प्रमुख स्थापत्य क्या थे। ठीक है, प्रमुख स्थापत्य, इस पर क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, तो मुगल कालीन स्थापत्य की बात की जाए, पहले बात कर लेते हैं बाबर के द्वारा। ठीक है, देखिए बाबर, अगर यहाँ पे बात करूँ मैं बाबर के द्वारा की, तो बाबर ने क्या बनवाया, तो बाबर ने आपका आगरा की मस्जिद। ठीक है, बाबर द्वारा आगरा की मस्जिद, आगरा की मस्जिद। अकबर की बात करूं, अकबर ने क्या क्या बनवाया, तो अकबर ने आपका आगरा में आगरा का किला। ठीक है, आगरा का किला, आगरा का किला, ये क्या आपका आगरा में। उसके बाद इसने बनाया जहांगीर का महल, जहांगीर का महल, जहांगीर का महल। उसके बाद इसने एक बनवाया था अकबरी महल।